Hi, you're watching India Post Live, India's first web TV news conversation online. I'm Shivraj and we're discussing the riots in UP. You too can join in on the conversation by logging on to indiapostlive.com. You can also tweet with us, #IndiaPostLive, or use the handle @IndiaPostLive. Right, it's been 48 hours since an uneasy calm has descended in Saharanpur, where there's been a curfew after riots over a dispute over a piece of land near the Gurdwara in the area. Let's take a look at what's happened since then. Just when one thought that Uttar Pradesh was returning to normalcy, the fragile peace was broken in yet another town of western UP, Saharanpur. Tensions began when two of the communities started quarreling over a plot of land in Qutub Shahar area. With no police intervention, matters got worse, resulting in rioting and arson that left 3 people dead, 33 injured and many shops being gutted last Saturday. District administration blames rumors being spread on social media as the main source of troublemaking. Political parties have started the usual blame game, with the ruling Samajwadi Party accusing the BJP of playing a communal card. 38 people have been arrested to ease the tension in the area, but with the BJP leaders making inflammatory speeches, it seems the lab of Hindutva is moving from Gujarat to India's most populous state in the north. Right, to discuss the tensions in Western UP, we join in studio by Shahnawaz Malik, who's a senior journalist with Navbharat Times, consulting editor India Post Live Sanjeev Singh, and also online by Prakash Sharma, who is a spokesperson for the VHP. प्रकाश जी, आपके मुताबिक ये कैसे शुरू हुई और क्या हो रहा है सहारनपुर में? देखिए, एक वर्ग की असहिष्णुता और उस वर्ग को राज करने वाली सरकार का इतना संरक्षण देना कि उनकी नजर में कानून की कोई कीमत ही न रह जाए, और दूसरे वर्ग को तुष्टीकरण की नीति की तरह दबाना, यही कारण है। पिछले 2 साल के अंदर 200 से अधिक दंगे इस प्रदेश में हो गए। आतंकवादियों को छोड़े जाने के लिए मुकदमों को हटाने की पहल, मुजफ्फरनगर में हुए दंगे में जो लोग दोषी थे उनको थानों से छुड़वाना, और यह सब जो क्रम चला, इसने अराजक तत्वों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि वह प्रशासन के नियंत्रण से बाहर है, और उस पर वोटों की राजनीति के कारण सरकार का उस पर चुप रहना, यह इन सारी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। Okay, Shahnawaz, the allegation, of course, is that the current government in Uttar Pradesh really stoked the flames there. But what really happened on the ground from your perspective? देखिए, ये तो VHP की भाषा है, तुष्टीकरण की राजनीति और एक वर्ग को टॉलरेट करना और उनको मौका देना, ये सब करना। लेकिन हकीकत में जो सहारनपुर में हुआ है वो दोनों पार्टियों की गलती है। जो सिख कम्युनिटी है उनके एंड से भी गलती हुई है और मुस्लिम्स के एंड से भी गलती हुई है। हाई कोर्ट ने याचिका रिजेक्ट कर दी थी, और उसके बाद जो सहारनपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ से उनको नक्शे की परमिशन लेनी थी, लेकिन उन्होंने वो परमिशन नहीं ली। बिना परमिशन के वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि मामला पैनिक होना ही था। आपको हाई कोर्ट से डिग्री हो चुकी है कि हाँ ठीक है, आपके हक में फैसला क्या है, लेकिन जो एक प्रोसेस है, जब आप हाई कोर्ट तक एक प्रोसेस में जा रहे हैं तो आप कंस्ट्रक्शन के लिए इतनी उतावले क्यों हैं? आप उसको भी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। जाहिर सी बात है, जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो दूसरी कम्युनिटी को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, और इसी वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। प्रकाश जी, यहाँ स्टूडियो में कहना है कि लोकल प्रकाश जी, बात समझिए, हाँ। कैसा पक्षपातपूर्ण बात कर रहे हैं श्रीमान जी? मुझे आप ये बताइए कि मान लीजिए न्यायालय का कोई रोक भी थी या उन्होंने नक्शा नहीं पास कराया था, तो अगर वो बना रहे हैं तो ये अधिकार प्राप्त है कि हजारों की संख्या में लोग गुरुद्वारे में घुस जाएंगे, आगजनी करेंगे, मारकाट करेंगे। ये अधिकार किसने दिया? क्या भारत का कानून ये अधिकार देता है क्या? देखिए, उनको भी ये अधिकार नहीं है कि अगर नक्शा नहीं है तो वो कंस्ट्रक्शन कर लें। अरे हम कह रहे होगा, उसको रोकने का दायित्व किसका है? उसको रोकने का दायित्व गुंडों का है, अराजक तत्वों का है, जिहादियों का है, कि मस्जिद में से निकलेंगे और सवेरे 4 बजे जाकर गुरुद्वारे में घुस जाएंगे और कुछ भी करेंगे, और फिर बाद में कहेंगे कि दोनों ने पक्षपात किया। ये कौन सी न्यायप्रिय की बात कर रहे हैं आप? अरे जरा ऊपर उठ करके बात करिए। जो वास्तव में कानूनी दृष्टि से गलत है उसको गलत कहिए, जो सही है उसको सही कहिए। ठीक है, आपने अपना पॉइंट बना दिया, लेकिन संजीव, there were clear allegations made by the Gurdwara Prabandhak officials that actually there were outsiders, and this was well planned and organized, that it wasn't something that conflagrated locally.
See, actually, the problem is that the local government and the local administration has been lax on this issue, and there is, of course, a sense of lack of understanding of the whole issue. If we go into this particular plot of land, it actually belonged to a certain gentleman who migrated to Pakistan, and it is a big plot of land with a small portion of it where there used to be a mosque. So in his will, he had said that you can build whatever you want to, but on this portion you do not build anything. Ultimately, it was acquired by a few people, and eventually the Gurudwara committee acquired that piece of land. And when construction, see, the High Court order has allowed the Gurudwara committee to start construction on that land. But what the locals say that you can build on that particular portion, but just leave out that small portion of land because that is there in the will, and that is where the whole debate is. But the problem is that like we saw in our report, a lot of vested interests have come in. We've seen a lot of rumors being spread on social media, which is actually leading to this sort of a configuration that's come. So you have bits and pieces of information being fed to one side of the fence and to the other side of the fence, and that has now escalated to such a position that we are seeing yet another district in Western UP where communal riots have fled. And Shahnawaz, it's spilling over. There's Moradabad, we're hearing Rampur. The fact remains, and I think Prakash also made a point that actually the UP government has been sitting on the last few months of the most horrific kind of incidents locally that then they allow to become such a large issue. Not from last 2 months, but just from the first day. This government got appointed in UP. They are doing so. What I have said. देखिए मुरादाबाद में ये सहारनपुर में जो हुआ है, सुबह 4 बजे का ये हादसा है और उसके कुछ ही घंटे के बाद वहां पे कर्फ्यू लग जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए था? आप बताइए, अगर दो कम्युनिटी है वो क्लैश कर रही है तो उनको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले वहां पे पुलिस भेजेगी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भेजेगी, और अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा तो कर्फ्यू लगाएगी। मुझे नहीं लगता कि यूपी गवर्नमेंट के एंड से इस सहारनपुर वाले मामले में उसने बहुत अच्छे तरीके से इसको टैकल किया है। उसके बाद रॉयट्स नहीं हुए, दिन में जो हुआ 3-4 बजे के बाद कोई भी दंगा नहीं हुआ। छिटपुट वारदातें होते रही, कहीं दुकानें जल गई हैं, लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने मुझे लगता है कि मुजफ्फरनगर में जो राइट हुआ है उससे सबक लिया है और उसके बाद अब चीज़ों को कायदे से समझ रही है। इनको वीएचपी वालों को, बीजेपी वालों को उसने कांट में दंगा नहीं करने दिया। सहारनपुर में भी कर सकते थे, वो नहीं कर सके। दंगा कितने दिन चल रहा है? ये तो मजबूरी थी लोगों की। ईद ना होती तो पता चल जाता दंगा कितने दिन चल रहा है। सहारनपुर में ईद नहीं मनाई जा रही है, माफ कीजिए। शाहनवाज जी, कम से कम सबके सामने तो ईमानदारी बरतिए। आप एक पत्रकार हैं, हिम्मत करिए जिन्होंने गुंडाई की है उनके खिलाफ बोलने की, कि जिन्होंने गुंडाई किया वो गुंडे हैं, वो जिहादी हैं। उन्होंने गुरुद्वारे में घुसकर आक्रमण किया है और गुरुद्वारे को नष्ट और भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया है। उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत करिए। आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं। नहीं प्रकाश जी, देखिए मैंने शुरू में प्रकाश जी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए सहारनपुर में नुकसान दोनों कम्युनिटी का हुआ है और गलतियां भी मैं कह रहा हूं कि दोनों कम्युनिटी की ओर से हुई है। आज ईद है, आज सहारनपुर में ईद नहीं मनाई जा रही है, वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है ना, और दुकानें दोनों कम्युनिटी की जली है। बचाओ पक्ष को कैसे दोषी मान सकते हैं आप? शुरुआत किसने की है? मैं कहता हूं कुछ भी था। शुरुआत तो मैं मानता हूं कि जो गुरुद्वारा वहां पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था उन्हीं के एंड से हुई है। मुस्लिम इसलिए आप गुरुद्वारे कोई दोष देंगे, क्षमा करिएगा। आपको मेरी बात खराब लग सकती है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो कानून है वो कानून है। के खिलाफ खड़े होकर उन पर आरोप लगाने की, क्योंकि अगर आप उन पर आरोप लगाएंगे तो कल को आपके लिए भी समस्या पैदा हो जाएगी। मेरे लिए कोई समस्या नहीं होगी, मेरे लिए कोई समस्या नहीं होगी। सहारनपुर में जो मुसलमानों ने किया वो गलत किया, स्टोन पेल्टिंग की, उन्होंने दंगे की शुरुआत की। शाहनवाज कह रहे कि उन्होंने गलती की, प्रकाश जी उन्होंने। So Sanjeev, I mean, of course, you can see a lot of frayed tempers, and I don't think that really helps the situation on the ground, because clearly, like you said, social media, a lot of different perspectives, a lot of anger. The tension is not going to go away that easily. We're already seeing murmurs of trouble in other parts of UP as well. See, the other thing that, of course, the other thing is the kind of stance that BJP has already taken. We've seen BJP MLA and National Executive Member C.T. Ravi. Exactly. Although he took it back, but he said that we need to follow the Gujarat model, and it's becoming a sort of a trend with BJP leaders. If you see right from Goa to Mr. C.T. Ravi, where they make these provocative statements, and then in the end they say that no, we didn't mean this thing, we meant something. So that sort of stuff is happening. Even the local administration has gone on to say that
almost 96% of the rumors are being spread from social media. So, you know, somewhere down the line, both communities have to ultimately realize that, you know, they are the ones who are going to lose out in the end. So you should not let these outside elements come and do that. But unfortunately, you know, the state government in UP is not doing enough, even though they may have handled one situation well. But as Mr. Prakash was saying, in the past 2 years, almost 25 districts of UP have seen communal riots in some form or the other. So Prakashji, what is the solution now? Because clearly everyone is agreeing in the room that the administration is unable to step in and stop these kind of incidents. गलत को गलत कहने का साहस होना चाहिए, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस होना चाहिए। यहाँ दिल्ली में निजामुद्दीन में कोर्ट के निर्णय के बाद जबरदस्ती मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया, लाल किले के पीछे सुभाष पार्क में जबरदस्ती मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया। आज तक इन मामलों में कोई अरेस्ट तो हुए थे प्रकाश जी, गलत को गलत कहना चाहिए। जिन्होंने वहां पे प्रिवेंटिव अरेस्ट हुई और उनको रुकाया गया नहीं, कहां रुकाया गया? कार्रवाई करिए ना। वहां के चेयरमैन का नाम आ रहा है कि उसने प्रोवोक किया, वहां इमरान मसूद का नाम आ रहा है कि उसने प्रोवोक किया। इमरान मसूद ने जो चुनाव के समय कहा था कि ही विल चॉप नरेंद्र मोदी इनटू पीसेस, उसका परिणाम अब दिखाई दे रहा है। और आप अमित शाह को भूल गए जिन्होंने कहा था कि हम अपमान का बदला लेंगे मुजफ्फरनगर में। अमित शाह ने कहा था कि ये चुनाव में बदला लेने का समय, चुनाव में बदला मोहर लगा किस तरीके की पॉलिटिक्स हो रही है प्रकाश जी? मुझे तो आप जैसे नेताओं से, कांग्रेस से, बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से, सभी से चिढ़ है, क्योंकि आप लोग जो है इस देश में दंगे की राजनीति करते हैं। आपके आधार पर दुनिया नहीं चलेगी। हाँ, हमारे जाहिर सी बात नहीं चलेगी, लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं आज की डेट में उसके नतीजे सबके सामने हैं। पूरा उत्तर प्रदेश, खास करके वेस्टर्न यूपी दंगों की चपेट में है और ये आप लोग क्या कर रहे हैं? Okay, so we're going to just go around in circles, Sanjeev, really, at this rate. Yeah, but you know what, there is a point in what Mr. Prakash is saying, that, you know, be it the Sheila Dikshit government in Delhi, the incident that he is talking about, or be it the Mulayam Singh Yadav government, somewhere down the line, you know, minority appeasement does happen. And we've seen this, you know, Mulayam Singh has a track record of this. So, you know, somewhere down the line, they do this, and it's at the back of the head, and that's where, you know, both the extremists on both ends, be it from the minorities or from, you know, the side of the Hindus, they exploit this situation. And in the end, you see who is the net loser. The net loser is that, you know, that Garib Admi who sits there, he's the daily wage laborer who, you know, who has to make his ends meet. And these are areas where a lot of work comes out of, furniture, wooden work, a lot of people who work in these areas. You have riots right now in Saharanpur and in Western UP, and, you know, people must be, you know, they have nothing to eat. You have Eid happening, but most of the families will have nothing to eat. But you know, C.T. Ravi in his clarification made a point. He said that since 2002, there have been no instances because law and order has been imposed. Now, the centre had sent PAC and a lot of reinforcements. Do you think that there is a real urge now to really bring in law and order to these areas, or is it just tokenism? No, you see, at the end of the day, it is the intention of the state administration and what they want to do. It is a fact that in Gujarat after 2002, we have not seen any major communal riots taking place. That is because, you know, Narendra Modi at the back of his head somewhere realizes that, you know, if something like that happens, then his whole, you know, carved out impression, perception of an administrator will you know, start fading away. And that's why we've seen that he's carefully built that impression. And now UP is going to be a focus state for the BJP. Absolutely. Which is why, you know, these sort of comments that come from BJP leaders from time to time is actually disturbing. You know, it gives you a sense that, you know, somewhere down the line, we might, if we are not careful, we might see these communal riots spreading to other districts. And the problem is that the state administration, they themselves, you know, somewhere down the line see that if something like that happens, then perhaps, you know, the minority vote will stay with them, and that is something which that is very dangerous. Yes. But Shahnawaz, the elections coming up are very different from the national elections. I think the Samajwadi Party really needs to pull up its socks when it comes to its law and order track record. देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जो समाजवादी पार्टी को बार बार अपीसमेंट की बात की जा रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कम्युनल राइट्स से क्या समाजवादी पार्टी को वाकई फ़ायदा हो सकता है? वो ऑलरेडी पार में है, और कितना पोलराइजेशन होगा? क्या डर से, रॉयट्स के डर से समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में अगर रॉयट्स हो रहे हैं, तो क्या मुसलमान रॉयट्स के डर से समाजवादी पार्टी को फिर दोबारा वोट देंगे?
मुझे लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो रहा है और इसमें समाजवादी पार्टी का रोल नहीं है। बेसिकली जो लोग यूपी पे कब्जा करना चाहते हैं, जो सेंटर में है, जो बीजेपी है, जिस तरीके से अमित शाह का जो बुरा आपने देखा है मुजफ्फरनगर में किया है, ये चाहते हैं यूपी और बिहार एक दो मेजर स्टेट हैं जहां से पूरी पॉलिटिक्स चलती है इस देश की, वहां पे कब्जा करने के लिए लगातार इस तरीके से हो रहे हैं। तो ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई देश में हमें दंगे की राजनीति करनी है या देश के जो वास्तव में जो सवाल हैं, जो गरीबी है, जो अल्पसंख्यकों के सवाल हैं, जो दलितों के सवाल हैं, आदिवासियों के सवाल हैं, आपको पॉलिटिक्स करनी है तो उस पर करो जो जनरल, जो वास्तव में जो इशू है। लेकिन आप लोग बार बार, अभी कांट का एक जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है तो वहां कांट के लोकल लोगों ने कहा है कि हम मंदिर पे जो लाउड स्पीकर का मामला है हम उसको सुलझा सकते थे, आपस में बैठ कर सुलझा सकते थे, लेकिन बाहर से बीजेपी वाले आ गए। क्यों आ गए बाहर से? हमारा मामला था, हम इसको सुलझा लेते थे, क्या जरूरत थी इनको वहां पे जाने की? We're also joined online by Sunita Aaron, the senior resident editor of Hindustan Times from Lucknow. Now, Sunita, there's been a lot of causality linked to what's been said on social media and the fact that elections are coming up in UP with what happened in Saharanpur and what is spilling over to Moradabad and other areas. What is your take on what exactly is happening there on the ground? You see, elections are still very far off. Let's not link it up with bypolls. Bypolls of a few seats, and I doubt any political party has so much stake in a bypoll. BJP lost Uttarakhand because of their infighting, and they have infighting in UP also. Having said so, I think UP has become a lab today. You know, everybody is trying to test their strengths, and West UP especially, where you have a minority concentration, you know, there is a population there. Small disputes. As somebody else, the predecessor was talking about Kant, loudspeaker. Today, you know, loudspeaker is a major issue across UP. Why should anybody play loudspeaker like that? Even Saharanpur, it is a dispute dating back to how many years? 1923 they bought a land, and 1998 there was... Now the matter is in the court and the government should... There is a trust deficit. I think basically there is a perception that this government in the state is pro-minority and thus will support them. Whereas the BJP is taking advantage of that. BJP is again raising such issues. Why should they go to Kant for a loudspeaker? Why can't they raise issues of development? Modi has to settle down in, at Delhi, at the center. And I doubt he would want such communal flares across India, the type of statements that are coming. So I think UP, somewhere all these parties will have to sit together. Even the Congress went to Kant because they see Dalits there. Right. Only I'll give credit to Mayawati here that she is the only leader and a politician who is not rushing her people to troubled areas. She's demanding president rule, that's okay. But she's not trying to exploit the situation to her advantage. Rest of the political parties are looking at vote banks. I think that's a very keen observation, Sunita. Thank you so much there for joining us online. Prakashji, I don't know if you managed to hear what Sunita Aaron, resident editor of HT, said from Lucknow. She's saying that most parties, including the BJP, are using UP as a laboratory, given that very important elections are coming up, to test how far they can go. कितने साल हैं अभी इलेक्शन में? कहाँ की बात है? समस्या ये है कि आप लोग भी सही बात कहना ही नहीं चाहते। इसमें इलेक्शंस कहाँ है, बीजेपी कहाँ है बीच में? सहारनपुर के दंगे में कहाँ बीजेपी बीच में आ गई? कहाँ है? मूल चीज तो यह है कि जो सरकार राज कर रही है उसको राज करने की क्षमता नहीं है। उसने गुंडों के, जिहादियों के इतने भाव बढ़ा दिए हैं कि वो कुछ भी करते हैं। 200 से ज्यादा दंगे हुए हैं, सब जगह बीजेपी है, हर चीज में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का फोबिया, ये भी ठीक नहीं है। जिनको आलोचना करनी है वो करें, लेकिन अनावश्यक रूप से हर बात में नरेंद्र मोदी बीजेपी, नरेंद्र मोदी बीजेपी, वीएचपी, संघ परिवार, ये लाना कहां तक उचित है? सही घटना का जब तक आप मूल्यांकन करके उसको सामने नहीं लाएंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। देखिए प्रकाश जी, मैं आपसे बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त यूपी के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, जिन मामूली बातों पे इस वक्त सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ज़रा आप उस पर गौर कीजिए।
मुजफ्फरनगर में क्या हुआ कि एक लड़की के साथ उस पर फप्तियाँ कसने या उसको छेड़ने को लेकर के बात शुरू हुई, जो कि एक हिंदुस्तान में होता है, एक लड़का है वो लड़की को छेड़ सकता है, वो बिल्कुल एक सामान्य सी बात है, एक लड़का एक लड़की को छेड़ सकता है, लेकिन इसको एक सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। कहीं मोटरसाइकिल लड़ने की वजह से लड़ जा रहे हैं और वहाँ पे सांप्रदायिक, कितनी छोटी छोटी बातों पे हो रहा है, लाउड स्पीकर को लेकर के हो रहा है। आप ये देखिए कि क्राइम हो गया था, उसको एज ए क्राइम डील होने देना चाहिए था। मुस्लिम पंचायत पहले किसने बुलाई, आप पता करिए तथ्य उठा करके। फिर जिन लोगों ने आप देखिए प्रकाश जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप ये आरोप मत लगाइए कि मुस्लिम ने पंचायत बुलाई, मुस्लिम ने पत्थर फेंका, मुस्लिम का तुष्टीकरण हो रहा है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप इसको ईमानदारी से सोचिए कि इस देश में क्या हो रहा है। अमित शाह का कोई लेना देना नहीं, आपने आरोप लगा दिया। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, आपने आरोप लगा दिया। माफ कीजिए, पूरी बीजेपी की जो जमात है। अब प्रकाश जी देखिए, मैं इस तरीके की बात करना नहीं चाहता, लेकिन जो पूरी बीजेपी की जमात है या आप लोग जो भगवा की पॉलिटिक्स करते हैं, ये पूरा अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पे चल रही है उत्तर प्रदेश में। हाँ देखिए आप इस बात को मान रहे हैं, पहले आपकी समझ में नहीं आएगा, इसी कारण से मेरी समझ में ये अगर ज्यादा चर्चा को इधर उधर ले जाएंगे तो बहुत से गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, फिर आप सुन नहीं पाएंगे। इसलिए चर्चा को सहारनपुर तक ही सीमित रखिए। प्रकाश जी, मैं कहीं नहीं ले जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग वाकई सद्भाव चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं, तो ईमानदार कोशिश कीजिए। लाउड स्पीकर और मोटरसाइकिल लड़ जाना या लड़की छेड़ने के इशू को सांप्रदायिक रंग मत दीजिए, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि नुकसान तो आपका नहीं होता है, नुकसान तो आपका नहीं होता है। आप तो बहुत ही सेफ जगह पे बैठे हुए हैं, जिसकी दुकानें चल रही हैं। मुजफ्फर सहारनपुर की बात है, मैंने वहां के डीएम संध्या तिवारी से बात की। प्रकाश जी, मेरी बात सुन लीजिए। अगस्त में सिया सुन्नी दंगा लखनऊ में हुआ, प्रकाश जी उसको झगड़ा हुआ, उसमें आरएसएस कहां बीच में है? प्रकाश जी, मैं सहारनपुर की बात आपको बता दूं कि मेरी वहां की डीएम संध्या तिवारी से बात हुई, वो कह रही हैं कि दोनों कम्युनिटी का नुकसान हुआ, दोनों की दुकानें जली हुई और दोनों लोग दहशत में हैं। आपको दहशत नहीं है, आपका नुकसान नहीं हुआ, कुछ नुकसान वहां के लोगों का हुआ जिनका कारोबार ठप हुआ, जिनकी दुकानें जल गई हैं। क्या है और असलियत जनता के सामने आ गई है। आपकी समस्या अब ये है भाई साहब, क्षमा करिएगा, कि अब सोशल मीडिया के माध्यम से सारी सही जानकारी देशवासियों तक पहुंच जाती है, इसलिए आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। नहीं आपका बस चलता तो आप सीधे सीधे गुरुद्वारे वालों को ही जिम्मेदार ठहरा देते। Okay, so we're not getting anywhere, Sanjeev, because I think both sides are arraigned against each other. But you made a very crucial point: livelihoods is at risk, and UP is right now in a very poor state of affairs. You know, as Sunita said, that there is a trust deficit, and you know we can see it here on this conversation as well. You know, the problem is that somewhere, you know, I mean, if you have to look at the root cause, I would still blame the UP administration, because ever since they've come to power, we've seen a situation where they let things get out of hand when it can be handled right at the very start, and that has led to some sort of a trust deficit, and that is one of the major reasons why you've seen someone like the BJP do well, because as Sunita said, that perception amongst the people has actually gained ground that the Samajwadi Party government has completely lost the trust of the people to even rule or govern. More than that, the stuff that that they are basically doing minority appeasement, and that has led to that sort of undercurrent which has actually favored the BJP. Now, instead of trying to give some sort of a healing touch, more instances like these are happening. Now you have, the BJP is very good with using social media. So these sort of instances, if they are not controlled right now, the worry is that, it can spread to other parts. And then at the end of the day, it's the common man who's going to lose out. Prakash ji, what about the common man? What about the issues that are affecting ordinary people in UP? Everyone seems to be... You are also a common man. बेसिक बात यह है कि सरकार अगर सरकार का काम नहीं करेगी, सरकार उन लोगों को संरक्षण देगी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आखिर मुझे आप बताइए, फैजाबाद में बम विस्फोट में शामिल दंगाइयों को छुड़वाने की शुरुआत किसने की? मुजफ्फरनगर में थानों से दंगाइयों को छुड़वाने की शुरुआत किसने की? ये सब जो चलेगा तो कानून व्यवस्था कभी कायम नहीं की जा सकती। गलत को गलत कहना सीखिए, सही को सही कहना सीखिए। जो गलत है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, सही को सिर्फ वोटों के लालच में फंसाने का प्रयत्न न करे। और हमारे जो पत्रकार बंधु बैठे हैं वो भी अपनी कलम ईमानदारी से चलाएं। अगर कोई मुस्लिम गलत है तो उसको गलत लिखे, अगर कोई हिंदू गलत है तो उसको गलत लिखे। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि जो है वो वही लिख रहा है।
Fine. Just last words from you, Shahnawaz. I think it's a difficult one reporting from states like UP, especially given the complexity of the situation on ground. You saw the very violent rhetoric during the election, especially in Saharanpur, where you had the Congress candidates say all those things. What would you like to see next? Because Sunita Arend's clearly saying that a lot of what's happening there is a huge trust deficit. That's something that doesn't bode well for those ruling the state. बिल्कुल सही बात है ये कि बहुत हालात ख़राब हो रहे हैं और लोगों में जो प्यार था, जो एक साथ रहने की एक तहजीब थी, वो घटती जा रही है। और इसके लिए देखिए, देश के जो नेता हैं वही कुछ कर सकते हैं। 1947 की मैं एक मिसाल देना चाहूँगा। पुरानी दिल्ली में दंगा हो गया था। नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री थे। वो जा कर के वहाँ दंगाइयों के बीच में खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले मुझे मारो। और हुआ क्या था कि जो तलवारें थी और बर्छियाँ थी, लोग लेकर के अपने घरों में चले गए थे वापस चुपचाप। लेकिन इस देश का कौन सा नेता इस तरीके की पहल करता है? So at the end of the day, it is about political will. See, the problem is that, you know, even amongst the people, why does someone like Imran Masood or someone like Sangeet Som actually do well in the elections, even though Imran Masood lost? You know, even the people are looking at sort of extremist views to go to, and that is not a good thing. So somewhere down the line, you know, I think the politicians will have to draw the line as to how much they want to exploit these, you know, for their electoral gains. Because if that sort of thing happens, then, you know, the very social fabric and the whole Ganga Jamuna Tehzeeb, it'll just be a thing of the past. एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हालात इतने ख़राब हो रहे हैं। जब ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा था तो मेरी नज़र बनी हुई थी। लोग बता रहे थे सहारनपुर में कि इमरान मसूद के उस स्टेटमेंट की वजह से जो मुसलमानों में उनको लेकर के एक हीरोइज्म की फीलिंग आई थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनके लिए वोट कर रहे थे और बहुत अच्छा खासा वोट पाया। बहुत मुश्किल से इमरान मसूद हारे वहाँ से। तो ये दोनों कम्युनिटी में इस तरीके से चल रहा है, जो भड़काऊ बातें कर रहा है, जो नफरत की बातें कर रहा है, वो अचानक उनका हीरो हो जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है। Not a very good state of affairs. I think it takes a lot of political will to come in and step in and try and prevent what's happening in UP. Thank you very much, Shahnawaz. Thank you, Sanjeev. Thank you, Prakashji, for joining us there in this conversation. You too could continue the conversation by bringing in those tweets at #IndiaPostLive. Thank you for watching.